सरकार को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, इसका असर इन फ्यूचर क्या होगा और अभी का ये टकराव किस तरीके से देखा जाए। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं इसको लेकर बात करने के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और श्रुति दास गुप्ता जी मेरे साथ में जुड़ गई हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल माथुर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरीके से इस फॉर्म में चल रहे हैं कि वो आए दिन अलग अलग देशों को धमका रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला को धमकाना, इसके पीछे क्या कोई और मंशा भी है? यानी कि दिख रहा कुछ और असल में है कुछ और क्या? और किसी भी देश की सरकार को अगर विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए तो उस देश की ग्रोथ पर क्या असर होता है? जय हिंद रचना। देखिए, थोड़ा सा मुझे लगता है हमको इसका इतिहास समझने की आवश्यकता है। हो सकता है कहीं कोई रिपीटेशन नजर आए आपको, लेकिन इतिहास समझना बहुत आवश्यक है। अमेरिका का वेनेजुएला से रिश्ता बहुत पुराना है और उसमें 1920 के आसपास या पिछली शताब्दी में वहां पर तेल मिला और तेल का खनन शुरू हुआ। अमेरिकन कंपनीज वेनेजुएला गई और तमाम अमेरिका की 15% जो ऑयल था वो वहां से आता था। इस शताब्दी के पहले दशक में 2005 से 5 से लेकर कुछ समय तक तेल की कीमतों में बहुत बढ़ा और उससे सारा पैसा अमेरिका की इसकी वेनेजुएला की कंपनियों को जाना पड़ा। जो ह्यूगो थे उन्होंने क्या किया था कि अमेरिका की कंपनियां जो वहां पर खनन कर रही थी उनका नेशनलाइजेशन किया और जो पैसा मुनाफा अमेरिका खा रहा था वो मुनाफा उधर आना शुरू किया। ये बेसिक बैकग्राउंड ये है। अब ये बात उनको पसंद नहीं आई थी तो उन्होंने इसको तख्ता पलट करने का भी प्रयास किया अमेरिका ने वहां पर। और उसके बाद 2013 अपनी पिछली टर्म में ट्रंप ने बहुत ज्यादा इनके ऊपर वो लगाने शुरू कर दिए। तेल की कीमतों में जब गिराव आया तो उससे, क्योंकि वेनेजुएला के पास और कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, तो वहां पर भुखमरी के जैसे हालात हो गए। बहुत बुरी हालत। तो उस समय भी अमेरिका ने वहां और प्रतिबंध लगाए। जो देश उनसे तेल ले रहे थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू किए कि आप उनसे तेल ना लें, ताकि पूरी तरह से दबाव बनाया जा सके वेनेजुएला पे। ये समझना जरूरी है, वेनेजुएला पे दबाव बनाया जा सके। और वेनेजुएला का तेल का जो प्रॉफिट है वो अमेरिका कहीं ना कहीं देख रहा था। वेनेजुएला वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल उत्पादक देश है रचना। तो ये बात समझने की आवश्यकता है। अब उन्होंने क्या किया है कि अब इसको उन्होंने शुरू से, क्योंकि ये नहीं मान रहे हैं इस बात को और वो ये अलाउ नहीं कर रहे हैं अमेरिकन कंपनीज को वहां पर आना, उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। इनको सपोर्ट है क्योंकि वेनेजुएला की इतनी ताकत मेरे को लगता है नहीं है, तो चीन का सपोर्ट इनके पास है। चीन उनके साथ लोन इन लिeu ऑफ ऑयल करके वहां पर अपना पैसा वहां पर दे रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन वेनेजुएला की बहुत खराब है। तो ये भी अमेरिका को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा है। अब वो इस बात का बहाना लगा करके इसके वेनेजुएला के ऊपर दबाव बना रहे हैं और उसको लगभग युद्ध की परिस्थिति में झोंक रहे हैं। और बहाना, एक सेकंड और, बहाना क्या है कि आप ड्रग ट्रैफिकिंग में लागू हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के मैं 2 चीजें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि ड्रग ट्रैफिकिंग को अगर रोकना है तो उसके लिए आपको दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत और इतनी सेना और इतने B-2 बॉम्बर्स और F-35 लगाने की जरूरत नहीं है अमेरिका जैसे देश को। तो ये बाकायदा कुछ और ट्रंप के दिमाग में चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो ड्रग के बड़े बड़े जो ट्रायंगल्स, क्रेसेंट्स हैं, जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है और या फिर ये कंबोडिया और थाईलैंड और ये एरिया है, वहां अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वहां अमेरिका की कुछ और इंटरेस्ट है। तो ये जो डबल स्पीक है अमेरिका का, मुझे लगता है इसमें उस ड्रग से कहीं ज्यादा वो है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी तब तक उनके इंटरेस्ट में, उनके टर्म्स पर इस ऑयल का एक्सप्लोरेशन और ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं शुरू होगा। इस वजह से वो किसी भी तरीके से इनको दबाव डाल के हटाना चाहते हैं। लेकिन इनको वार्निंग दी गई है, ब्राजील ने भी कहा है, इनके अपने सांसद भी कह रहे हैं कि वहां पर वियतनाम जैसी सिचुएशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए होने की संभावना है। अगर अमेरिका गया और फिर 10-12 साल मार खा के, जैसे वो वियतनाम से गए हैं और अफगानिस्तान से गए हैं, वैसे कहीं परिस्थिति ना पैदा हो जाए, तो ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। ये जो ट्रंप का तरीका है, मेरा ये मानना है कि अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में
आज की डोनाल्ड परिस्थिति में ट्रंप चूंकि जबकि अमेरिका के जबकि राष्ट्रपति भी हैं, पॉलिटिशियन के तौर पर भी देखना चाहिए, लेकिन एक बिजनेसमैन भी हैं, तो बिजनेसमैन बिजनेस है, जो एब्सोल्युटली, माइंडेड लोग होते हैं उस तरीके से भी सोच रहे हैं, और इसलिए बिल्कुल। प्रेशराइज करने का काम वेनेजुएला को लगातार आतंकवाद के जरिए या ड्रग माफिया के चलते प्रेशराइज करने की कोशिश तो है। लेकिन अभी जैसे माथुर सर ने कहा, श्रुति दास गुप्ता जी, कि ये एक युद्ध का जो सिलसिला है शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, युद्ध के मुहाने पर है वेनेजुएला और अमेरिका। अब ऐसे में रूस, चीन और ईरान जैसे देश अगर वेनेजुएला के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो क्या इसे युद्ध छिड़ा हुआ समझें? ये जो तल्खी है ये हर दिन के साथ में बढ़ रही है, एक और वैश्विक स्तर पर एक युद्ध का मुहाना शुरू हो रहा है क्या वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में, और अगर हाँ तो आगे क्या होगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इस वक्त युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जैसे माथुर सर ने डिस्क्राइब किया है कि ये अकेला तो है नहीं, वेनेजुएला इतना छोटा सा देश है, उसके पास रिसोर्सेज इस वक्त इतने लिमिटेड है, सालों दर साल के सैंक्शंस उन्होंने सहे हैं, तो उनके पास ना उतनी संपत्ति है। वहां पे आप मानेंगे नहीं, 2019 के अंदर 10 मिलियन टाइम्स हाइपर इन्फ्लेशन था, कि वहां पे डबल करेंसी लगाना पड़ गया उनको, कि डॉलर और वेनेजुएलन करेंसी को साथ साथ चलाने पर ही उनकी इकोनॉमी आज जो है वो स्थिर हुई है किसी तरह से। तो वेनेजुएला के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, पर ड्रग प्रॉब्लम नहीं है उसकी। ये तो यूएन की खुद की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एकदम मिनिमल से भी नीचे है। इनफैक्ट पिछले 2-3 साल के अंदर मदुरो गवर्नमेंट ने ड्रग्स के ऊपर बहुत ज्यादा हाइपर होके एक्शन लिया है। 40 टन उन्होंने रिकवर करे हैं, 42 लोगों को उन्होंने इलिसिट ड्रग ट्रेड में से उनको सैंक्शन किया है, उनको अरेस्ट किया है, उनके ऊपर स्टेट एक्शन लिया है। तो जब एक गवर्नमेंट ड्रग्स के ऊपर काम कर रही है और आप उसी को बोल रहे हो कि वो ड्रग में इन्वॉल्व है, जो उन्होंने कार्टेल जो डाला है वो है कार्लोस कार्टेल डी लोस सोलेस, मतलब कार्टेल ऑफ द सन्स ऑफ द सन। तो उनको वो जो है, दिस इज रेफर टू वो जो आपके डर्टी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर होते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन चल रहा होता है। वो कोई कार्टेल नहीं है, उनको बस एक रेफरेंस टर्म है, और जिसको वो कार्टेल का नाम लेके ये आगे एक्शन ले रहे। अब आपने कहा चाइना कम से कम 80% ऑयल लेता है वेनेजुएला का। 90% वेनेजुएला की जो इकोनॉमी इस वक्त चल रही है वो ऑयल पे चलती है, 80% चाइना लेता है। अगर चाइना के ऑयल टैंकर्स पे आप ऐसे अटैक करेंगे तो वो कितनी देर शांत रहेगा? आपने ईरान के अंदर जब वॉर किया था, ये जो 12 डे वॉर अभी हमने देखा था, तब चाइना पीछे हटा रहा, और इसीलिए एज अ रिवॉर्ड उन्होंने ये बोला कि चाइना जो है ईरान से तेल खरीद सकता है 12 डे वॉर के बाद, लेकिन बाकी कोई देश नहीं ले सकता है। और ये इस वक्त चाइना को शायद ऐसा ही कुछ एक उन्होंने इंडिकेशन दिया हुआ हो कि आप इस वेनेजुएला प्रॉब्लम के बीच में नहीं घुसिए, हम आपको तेल प्रोवाइड करते रहेंगे। जो 15 से 17% शेवरॉन करके उनकी कंपनी है यूएस की, उनके ऑयल टैंकर्स जा सकते हैं। उनके ऑयल टैंकर्स पे उन्होंने निशाना नहीं साधा इस आर्माडा के थ्रू, वो उन्होंने अलाउ किया है। तो ये उनका डबल स्पीक आ गया इसके अंदर। और जो 5% जो है क्यूबा के नाम से जाता है, जिसके अंदर एज एन इम्पार्शियल एनालिस्ट मैं आपको बता दूं, कुछ ईरान की तरफ भी जाता है, क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो हेवी ऑयल है, उसको प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्रूड ऑयल ईरान के वो ऑयल टू ऑयल ट्रांजैक्शन या गोल्ड टू ऑयल ट्रांजैक्शन के अंदर, ये दो तरह से वो ईरान के साथ डील करता है। वो कुछ जो उन्होंने जो स्किपर जो है वो पहले उनका जो उन्होंने अभी पकड़ा और उसका तेल लेकर बैठ गए, तो वो वाला जो है वो ईरान की तरफ पहले जाया करता था, वो वहां से उनका लाइट ऑयल लाता था। ये दोनों हेवी ऑयल लाइट ऑयल मिक्स करके वेनेजुएला के जो है रिफाइनरीज आगे उसको प्रोसेस करके उससे कमाया करते थे। तो देयर इज डेफिनेटली ईरान के साथ उनका ट्रेड, जबकि वो ऑन द बुक्स नहीं दिखता है। तो अगर वो क्यूबा एक छोटी सी कंट्री है जिसके अंदर खुद वहां उनका मिलिट्री बेस है, उसके ऑयल टैंकर्स आप बंद करें, चाइना को तो वो नहीं लेंगे आड़े हाथ। चाइना से लड़ना होता है, वहीं से तो उनकी फेंटेनिल आ रही है, सारे प्रीकर्सर्स वहीं से आ रहे ड्रग के, तो वो तो नहीं कर रहे हैं वो उसके साथ। तो मेरे हिसाब से ये एक रजीम चेंज ओवर है जिसके अंदर रशिया आगे नहीं आएगा। उसकी यूक्रेन की प्रॉब्लम चल रही है, वो अपना अपना सुधार रहा है इस वक्त। ये यूएसए का एनएसएस पॉलिसी है 2025 की, और उसमें उन्होंने बोला है कि रशिया जो है वो रिड्यूस्ड है और इसीलिए वो ज्यादा बड़ी थ्रेट नहीं है। हाँ। चाइना को कंट्रोल करना है, और जो अमेरिकाज है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उसके ऊपर यूएसए ने अपना दबदबा बनाना है। तो होंडुरास में भी जो चल रहा था वो भी उसी की तरफ आ रहा है, और ये वेनेजुएला की जो प्रॉब्लम है ये भी इधर आ रही है। यहाँ पे चाइना को वो शायद एक कोई जैसे ईरान को समझा बुझा के कि चलो हमें अटैक करने दो, बाकी तुम्हारे चलता रहेगा काम, ऐसा कर देंगे।
और वेनेजुएला अकेला पड़ जाएगा। जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन माथुर सर कुछ सवाल और मेरे जहन में है। इनफैक्ट न्यूज़ रूम के मेरे कोलीग से मैं बात कर रही थी, क्योंकि अमेरिका, वेनेजुएला, ये अभी कुछ खबरें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो अभी चर्चाओं में बने हुए हैं। न्यूज़ रूम के कोलीग्स मेरे बात कर रहे थे, अमेरिका और वेनेजुएला में अगर युद्ध की स्थिति आ ही जाती है तो क्या सेम वैसे ही हम समझें जैसे रूस यूक्रेन के बीच में था। यूक्रेन तो कहीं स्टैंड नहीं करता, लेकिन नेटो देशों के सपोर्ट से देखिए आज लंबा टाइम हो गया, सालों बीत गए, लेकिन अभी भी युद्ध चल ही रहा है और दो देश टकराव की स्थिति में है। क्या ये रिलेटेबल आपको भी लग रहा है अमेरिका और वेनेजुएला के लिहाज से? दूसरा मेरा सवाल ये कि वेनेजुएला जहां गरीबी है, जहां लोगों की लाचारी है, आर्थिक संकट है, पॉलिटिकली देखें तो अनस्टेबल चीज़ें हैं, लेकिन वहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, तो अमेरिका की नज़र है और खबर ऐसी भी कि तेल के लिए ये युद्ध छिड़ेगा क्या। तो क्या इसे सिमिलरली ऐसे देखा जाए जैसे अमेरिका ने बलूचिस्तान पर नज़र रखी और वो पाकिस्तान के साथ जो डील हुई अपने फ़ायदे के लिए, क्या सिमिलर हैं क्या दोनों चीज़ें? बिल्कुल रचना, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और जो भी आपका डिस्कशन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए इसका जो असली वजह कुछ और है ना। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात हो सकती है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज की अगर बात है तो ये पाकिस्तान के साथ क्यों है और बाकी अन्य देश ऐसे हैं जहां पर की डिक्टेटरशिप है और उनके साथ ये लोग क्यों हैं। इनका ये डबल स्पीक है। उनका एकमात्र वजह उसकी यही है कि उनको मैं जो आपको इतिहास बता रहा था, जिस प्रकार का नुकसान अमेरिका को हुआ है वेनेजुएला के ऑयल कंपनीज के नेशनलाइजेशन की वजह से, उसको वो कहीं, तभी वो कह रहे हैं, उन्होंने, ट्रंप ने क्या लिखा है एक्सपोस्ट में, उन्होंने कहा है कि हमारी प्रॉपर्टी, किस हमारी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? क्या उनका कहना है, मानना है कि वेनेजुएला अमेरिका का हिस्सा है या वहां पर कुछ? तो ये तमाम बातें जो हैं वो सब इस प्रकार से वो अपना बताना चाह रहे हैं कि वो कैसे दिस पार्ट ऑफ ज्योग्राफी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें। चाहे वो ये है, चाहे वो ब्राजील के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, बहुत सारे उनके जो लैटिन अमेरिकन पॉलिसीज हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू मेरे को होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ रचना, आज का जो विश्व है वो यूनिपोलर नहीं है। अमेरिका इज नॉट द सोल सुपर पावर। वो उनको समझना पड़ेगा कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है और आज जहां जहां उन्होंने अपना हाथ डालने की कोशिश करी है उनको मात मिली है। चाहे वो आज हमास का हाल देख लें, गाजा में उनको कुछ सफलता नहीं मिली, यूक्रेन में कोई सफलता नहीं मिल रही, यूरोप उनके हाथ से निकलता जा रहा है। भारत एक ट्रस्टेड फ्रेंड था, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं अपने से डिस्टेंस कर दिया है। उनके जो रिलेशन जहां बन रहे हैं वो टेररिस्ट स्टेट्स लाइक पाकिस्तान, उनके साथ वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये ट्रंप को समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो कह दिया वही हो। ऐसा समय अब समाप्त हो चुका है। जहां तक सवाल युद्ध का है, अमेरिका का इतिहास है, जितनी बार अमेरिका ने अपने से दूर जाकर के किसी युद्ध में लिप्त होने का प्रयास किया है, चाहे वो वियतनाम हो, कोरिया हो या अफगानिस्तान हो, हर बार उनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और वहां से निकलना पड़ा है। अगर उन्होंने ये वेनेजुएला में भी कुछ करने की कोशिश करी, हालांकि वेनेजुएला का ज्योग्राफिकली वो बहुत क्लोज है अमेरिका के और पूरा कैरेबियन सी पे अमेरिका का एक वर्चस्व है, बावजूद उसके कि ब्राजील के प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी कह दिया है कि यहाँ पर वियतनाम जैसे हालात पैदा हो सकते हैं अगर अमेरिका कुछ यहाँ पर करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि अभी कोई डायरेक्ट अमेरिका वहां पर स्ट्राइक करने की कोशिश नहीं करेगा। लगातार दबाव बढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स तरीके से दबाव बढ़ाया जाएगा, जो कि वो ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन इसका भी देखने की आवश्यकता है कि चूंकि विश्व में सिर्फ अमेरिका के चारों तरफ घूम नहीं रही है धुरी, इसलिए आप देखेंगे कि वेनेजुएला, आप कितने भी इनके ऊपर सैंक्शंस लगा लें, इसमें से निकल पाने में या उससे थोड़ा सा अपने आप को बचाने में ये सक्षम हो जाएगा। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक सेट स्कोर विच ही नीड टू सेटल। अपनी पहली टर्म में इन्होंने वेनेजुएला के साथ क्या किया था, यही मादुरो वहां पर थे उस टाइम पर भी, तो उसको कहीं ना कहीं सेटल करने का प्रयास ये कर रहे हैं। और युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, लेकिन अमेरिका बहुत सोच समझ के इस युद्ध में अगर आया तो आएगा। उनके अपने सांसद, उनके अपने लोग उनको ये नहीं करने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव आएगा। ट्रंप की नीतियां लगभग हर जगह से विपरीत डायरेक्शन में निकलती जा रही हैं और वेनेजुएला में भी रचना वही होने वाला है। मुझे लगता है उनको, ट्रंप को समझना पड़ेगा
कि अगर आप कोई भी एक इशू ले रहे हैं, डेमोक्रेसी इशू ले रहे हैं, तो आप किसी और पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। अगर आप ऑयल के इशू ले रहे हैं तो आप ईरान, चाइना, रूस, हर एक का अलग अलग इशू नहीं निकाल सकते। आप ड्रग्स कर रहे हैं तो आपने ड्रग्स के लिए अफगानिस्तान जो गोल्डन क्रेसेंट है ड्रग ट्रैफिकिंग का, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां आप क्या कर रहे हैं? तो ये तमाम चीजें एक एक बहाने के तौर पे ली जा रही हैं और उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के तेल पर है। और एक बात और बता रहा हूं, अपने पास तेल आए, एक बात वो है, और दूसरा ये कि कोई और उस तेल को प्रयोग में ना लाए, वो भी उनकी बातें। इसीलिए तो मैंने पूछा था कि तेल के लिए ये युद्ध होगा क्या? और जैसे आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, ऐसा असल में होगा इसके चांसेस कुछ कम नजर आते हैं। श्रुति दास गुप्ता जी, जिस तरीके से यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर धमकी दी है, साथ ही कुछ आरोप भी लगाए वेनेजुएला पर जो कि गंभीर हैं, और ऐसा नहीं है कि असल में ये चीजें हैं नहीं, आधार है तभी आरोप लगाए गए हैं। इसमें ड्रग टेररिज्म का जिक्र किया गया है, इसमें मर्डर और किडनैपिंग का जिक्र किया गया है, साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जिक्र भी किया गया है। और ऐसा तो नहीं है कि वेनेजुएला में ये सब नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही। वेनेजुएला की अपनी सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, सिविल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। 7.9 मिलियन लोग वहां से पिछले 5 साल के अंदर देश छोड़ के चले गए हैं। एक जमाना था जहां पे दिन में 50 लोगों का मर्डर होना कोई बड़ी बात नहीं थी, अब वो हुआ है आई थिंक 25 हर फॉर 100,000 25 लोगों का मर्डर हो जाता है। ये रेट इसलिए गिरा है क्योंकि लोग देश छोड़ के चले गए, इसलिए नहीं क्योंकि वहां सुधार हो गया है। तो वहां पे क्राइम है, ड्रग क्राइम नहीं है, क्राइम है, ट्रैफिकिंग का क्राइम है। उसके अंदर स्टेट कम्प्लिसिटी जो है, जो कहते हैं कि भाई ये हाँ भाई बोला हुआ है, ठीक है, तुम इसी तरह से अगर लोगों को कंट्रोल कर सकते हो तो कर दो। बसें लूट लेती थी, बसें किसकी लूटते थे? कोई अमीर शादी में जा रहे वैसी वाली नहीं बस लूट रही होती है। लोग काम से वापस आ रहे हो, उनकी बस को अटैक करके लूट के लोग, गरीब लोग जो दिहाड़ी का काम करके आ रहे हो उनकी दिहाड़ियां चोरी हो जाना। तो ऐसे बहुत ज्यादा ह्यूमन प्रॉब्लम्स वहां हैं। इसको एड्रेस करने के लिए जब 2019 में इनका जब इलेक्शन हुआ था मदुरो का, तभी भी उनके ऑपोजिशन को इन्होंने सपोर्ट किया था ट्रंप सरकार ने। और वो जो उन्होंने जो सपोर्ट आगे दिया था, उस सपोर्ट के चलते उन्होंने उसको इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तब कनाडा ने, यूएसए ने सबको मतलब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम हेड करके उस देश का बना दिया था। बाद में धीरे धीरे बाकी लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया, जैसे रशिया, चाइना, ईरान वगैरह ने सपोर्ट नहीं दिया, और इसके चलते धीरे धीरे मदुरो ने अपनी पोजीशन वापस फॉर्मल कर ली। और इनफैक्ट वो जो गुएडो करके उनका नाम है, उनको हटा दिया गया। और ये जो अब आप देखिए, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि नोबेल पीस प्राइज 2025 का किसने जीता? मरिया ने। मरिया कौन है? मरिया गुएडो की सक्सेसर है, जिसने 2024 के इलेक्शंस के अंदर ऑपोजिशन लीडर की तरह से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई थी। उसको एज अ जुडिशरी के थ्रू उसको करप्ट बता के उसको 12-15 साल के लिए इलेक्शन से दूर कर दिया गया है। तो इसीलिए, और उसको पनिशमेंट भी दी है। और वो इस वक्त कुछ दिन पहले कहाँ थी? वो व्हाइट हाउस से खड़े होकर पूरे प्रेस को नमस्कार दे रही थी। तो अब आप इसको जोड़िए तो समझिए कि ये जो है, अगर आपको युद्ध के जो आसार दिख रहे हैं, ये बहाना है, एक्चुअल रेजिम चेंज होना है। और रेजिम चेंज वो करेंगे इस मरिया के थ्रू। मरिया ने पीस प्राइज पाने के बाद ही यूएस मीडिया के साथ जाके बात करते हुए बोल दिया था कि मैं सोशलिज्म को हटाऊंगी वहां से, जिसके कारण वहां गरीबी है, जिसके कारण वहां पे स्टेट कंट्रोल है, जिसके कारण वहां लोग इतने परेशान हैं। मैं जाके वहां कैपिटलिज्म का साथ दूंगी और यूएसए का साथ दूंगी, ये हमारे पार्टनर्स हैं। उन्होंने ये वहां पे मतलब वो छुप के रहती थी, उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं। इनको यूएसए का फुल सपोर्ट है, इस वक्त वो यूएसए के अंदर बैठी है। अलग-अलग एलिमेंट्स हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस पर अब चर्चा हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, क्योंकि दो देशों में टकराव जिसमें अमेरिका और वेनेजुएला हैं। हालांकि विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है मादुरो सरकार को, इसके बाद भी वेनेजुएला झुक नहीं रहा, पीछे हट नहीं रहा, आगे टकराव बढ़ता है तो क्या रूप लेता है नजर बनाए और रखेंगे हम। फिलहाल के लिए मेजर जनरल माथुर और श्रुति दास गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।